Welcome to all. Myself Dr. Mamta Chaudhary, Department of Botany, JDB गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी क्विशेंट। जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि रेस्पिरेशन के लिए कई तरह के सबस्ट्रेट्स होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि। रेस्पिरेटरी क्विशेंट या श्वसन भागफल क्या है? श्वसन में विमुक्त CO2 तथा अवशोषित ऑक्सीजन के आयतन का जो अनुपात है वो कहलाता है श्वसन भागफल या रेस्पिरेटरी क्विशेंट। इसे RQ भी कहते हैं। तो RQ क्या है? वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब्ड। Within a specific time, the ratio of the quantity of CO2 produced to the quantity of oxygen consumed is known as respiratory quotient. Respiratory quotient equal to CO2 released oblique oxygen consumed. What are the functions of respiratory quotient? It calculates the quantity of oxygen consumed and quantity of CO2 released by applying the respiratory quotient. It represents the oxidation reaction of various kind of food or substrate. It reflects the metabolic rate of an organism. तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन से हमें कितनी ऑक्सीजन यूज़ हुई है श्वसन के दौरान और CO2 कितनी निकली है, इसकी क्वांटिटी का हमको पता चलता है। दूसरा, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन के बेसिस पे ही हम जो सबस्ट्रेट्स हैं या फूड है उसमें उसका ऑक्सीडेशन किस प्रकार का है वो पता लगा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट का जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन है ज़्यादातर वो एक ही होगा, जबकि फैट्स का रेस्पिरेटरी क्वेश्चन या RQ एक से कम होगा, प्रोटीन का भी एक से कम होगा। तो हम RQ के थ्रू ही पता लगा सकते हैं कि कौन सा सबस्ट्रेट है, और रेस्पिरेटरी क्वेश्चन से ही हमको किसी भी ऑर्गेनिज्म की उपापचयी दर का भी पता चलता है। The respiratory quotient of most animals at rest is in the range of 0.8 to 0.9. जंतुओं का जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन है वो 0.8 से 0.9 के बीच होता है, जबकि ह्यूमन बींग्स हैं उनका रेस्पिरेटरी क्वेश्चन होता है 0.85. The respiratory quotient of fats may vary depending on the type of fat. फैट कौन से प्रकार का है उस पर फैट्स का RQ डिपेंड करेगा। It is necessary to view such data and caution. If a mixture of substrate is being used, then figure will be different from the given table on next slide. For example, an respiratory quotient of 0.8 could point to both protein and fat being used. तो फैट और प्रोटीन का जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन है वो एक से कम होता है और ज़्यादातर 0.8 के आसपास होता है। This table show type of substrate and their respiratory quotient. ग्लूकोज का जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन होगा वो एक होगा, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हैं। फैट का 0.696 और प्रोटीन्स का जो RQ है वो 0.8 होता है। Respiratory quotient represents types of respiration. If respiration quotient is smaller than 1, then it will be aerobic respiration. आप RQ के बेसिस पे ये भी पता लगा सकते हो कि कौन से टाइप का रेस्पिरेशन है, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन है या एनारोबिक रेस्पिरेशन है। फॉर एग्जांपल, अगर RQ एक से कम होगा तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। अगर RQ एक के बराबर होगा तो भी जो रेस्पिरेशन होगा वो एरोबिक या ऑक्सीश्वसन होगा।
अगर आर क्यू 1 से ज़्यादा होगा तो अनॉक्सी श्वसन या एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। तो आर क्यू के बेसिस पे आप रेस्पिरेशन का प्रकार का भी पता लगा सकते हो। लो वैल्यू ऑफ आर क्यू इंडिकेट्स दैट aerobic respiration is being carried out. Plants absorb CO2 to carry out photosynthesis. Animals utilizes carbon element to manufacture calcareous shell. अगर आर क्यू कम है तो वो क्या इंडिकेट करता है कि ऑक्सीश्वसन हो रहा है और प्लांट जो है वो CO2 ज़्यादा अब्जॉर्व कर रहा है ताकि फोटोसिंथेसिस कर सके। और एनिमल्स जो हैं वो ज़्यादा कार्बन एलिमेंट को यूटिलाइज कर रहे हैं ताकि वो कैल्शियम से या कैल्केरियस शेल बना सकें। अगर आर क्यू की वैल्यू हाई है तो वो क्या इंडिकेट करता है कि अनऑक्सीश्वसन हो रहा है और कार्बोहाइड्रेट का जो कन्वर्जन है वो फैट्स में हो रहा है ड्यूरिंग फॉर एग्जांपल हाइबरनेशन। जो एनिमल्स हैं वो कुछ टाइम के लिए वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं जिसमें उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो है वो काफ़ी स्लो हो जाती हैं और वो बिल्कुल इनएक्टिव रहते हैं एनिमल्स, तो इसे कहते हैं हाइबरनेशन। इसी तरह से प्रोसेस ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड फॉर स्टोरेज, और हाई आरक्यू जो है वो इंडिकेट करता है कि जो स्टोरेज है फूड का वो लार्ज क्वांटिटी में हो रहा है। Within a specific time, the ratio of the quantity of carbon produced to quantity of oxygen consumed is known as the RQ। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं फंक्शंस में क्या होगा कि आप इससे ऑक्सीजन की, हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि इसमें हम ऑक्सीजन की क्वांटिटी और CO2 क्वांटिटी पता लगा सकते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन किस प्रकार की पता लगा सकते हैं, और ये मेटाबॉलिक रेट को डिनोट करता है, इंगित करता है RQ। और ज़्यादातर एनिमल्स का जो है वो RQ 0.8 से 0.9 होता है, ह्यूमन का RQ जो होता है वो 0.85 होता है। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन ऑफ फॉर कॉमन फूड, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है फॉर एग्जांपल C6H12O6 प्लस 6CO2 प्लस गिव्स अस CO2 एंड वाटर। तो इसका RQ क्या होगा 6 CO2 अपॉन 6 O2 इक्वल टू 1। तो ग्लूकोज का RQ कितना हुआ 1। फैट्स में फॉर एग्जांपल पामिटिक एसिड में जो है वो CO2 कितने निकल रहे हैं 16 और ऑक्सीजन कितनी यूज़ हो रही है 23। तो इसका RQ कितना हुआ 0.696। इस तरह से प्रोटीन में एल्ब्यूमिन में CO2 कितनी यूज़ हो रही है, CO2 कितनी इवॉल्व हो रही है वो है 63 और ऑक्सीजन कितनी कंज्यूम हो रही है 77 मॉलिक्यूल। तो इस तरह से प्रोटीन्स का RQ कितना हुआ 0.8। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि RQ ग्रेटर देन 1 तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। RQ अगर 1 के बराबर होगा तो भी एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। अगर जो है RQ का वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। RQ अगर 1 से कम होगा तो एरोबिक। 1 से कम होने पर RQ एरोबिक होगा, 1 से अधिक होने पर एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। तो RQ, लो वैल्यू ऑफ RQ इंडिकेट्स दैट व्हाट एरोबिक रेस्पिरेशन इज कैरिड आउट। प्लांट्स जो है वो CO2 को ज़्यादा अब्जॉर्ब करेंगे, एनिमल्स जो है वो कार्बन एलिमेंट ज़्यादा यूज़ करेंगे। RQ का अगर हाई वैल्यू है तो इसका मतलब है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है और कार्बोहाइड्रेट का जो है फैट्स में कन्वर्जन हो रहा है और स्टोरेज का प्रोसेस, फूड स्टोरेज का प्रोसेस चल रहा है। फैक्टर अफेक्टिंग रेट्स ऑफ रेस्पिरेशन को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। नंबर 1 टेम्परेचर। फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर बिटवीन 0 to 35 डिग्री सेल्सियस द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीजेज 2x to 4x।
Storage temperature for harvested plant part is often critical because these parts continue to respire after harvest, which causes a build-up of heat and the breakdown of the product. तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है उसका क्या रोल है फोटो रेस्पिरेशन के अंदर या श्वसन में? टेम्परेचर अगर हर 10 डिग्री सेल्सियस पे अगर बढ़ता है तो रेस्पिरेशन रेट भी इंक्रीज होगी। Most plants grow better when nighttime temperature are 5 degrees Celsius lower than daytime temperature. This is because lower nighttime respiration reduces the use of carbohydrates and allows more carbohydrates to be stored or used for growth. सेकेंड फैक्टर है रेस्पिरेशन को प्रभावित करने वाला ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। लोअर ऑक्सीजन लेवल रिजल्ट्स इन द रिडक्शन ऑफ रेस्पिरेशन। अगर ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तो रेस्पिरेशन की जो रेट है, दर है, वो भी कम होगी। कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज इन विच ऑक्सीजन इज डिक्रीज्ड इज यूजफुल इन स्टोरेज ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिकॉज ऑफ लोअर रेस्पिरेशन रेट। नेक्स्ट, सॉइल कंडीशंस। Compacted and or wet soil conditions results in low oxygen in the root zone and reduce root respiration. अगर सॉइल जो है कॉम्पैक्ट है और ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो जो रेस्पिरेशन रेट होगा वो रिड्यूस्ड होगा। Consequently, roots don't function well in supplying mineral nutrients essential for the activity of respiratory enzymes which decreases overall respiration. लाइट का क्या रोल रहेगा रेस्पिरेशन के लिए? लोअर लाइट इंटेंसिटीज रिजल्ट इन लोअर रेस्पिरेशन रेट्स। अगर लाइट इंटेंसिटी कम होगी तो रेस्पिरेशन रेट भी जो है कम होगा। लोअर फोटोसिंथेसिस रेट इज लो लाइट सप्लाई, फ्यूअर कार्बोहाइड्रेट एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन। प्लांट ग्रोथ। As a plant grows, it depends on energy to be supplied by respiration. The more growth that is occurring, the higher the respiration rate must be. तो प्लांट ग्रोथ के टाइम जो यंग सेल्स हैं उनमें श्वसन की रेट तेज़ होती है, जबकि मैच्योर सेल्स में श्वसन की रेट जो होगी वो कम होगी। इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं जो रेस्पिरेशन को प्रभावित करते हैं, जैसे कि लाइट का हम पढ़ चुके हैं। लाइट में लाइट इंटेंसिटी कम होगी तो रेस्पिरेशन रेट भी कम होगा। तो लाइट का जो है एक तरह से इनडायरेक्ट प्रभाव होता है, अप्रत्यक्ष प्रभाव होता है, क्योंकि लाइट प्रेजेंट होगी तो ही पत्तियां फोटोसिंथेसिस के द्वारा कार्बनिक पदार्थ बना पाएंगी जो कि श्वसन के क्रियाधार या सबस्ट्रेट हैं। और अगर प्रकाश में सबस्ट्रेट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होंगे तो श्वसन रेट भी या दर भी बढ़ जाएगा। दूसरा कारण ये भी है कि प्रकाश में जो है रंध्र खुले रहते हैं, जिससे गैसियस एक्सचेंज बढ़ जाएगा और श्वसन की जो दर है वो भी बढ़ेगी। वाटर का भी रोल है श्वसन में। इसका भी श्वसन पर डायरेक्ट प्रभाव नहीं है, लेकिन ये देखा गया है कि अगर बीज सूखे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल बीज सूखे हैं, उनमें जल की कमी है, तो उनकी श्वसन की दर कम होगी। लेकिन अगर जर्मिनेशन के टाइम बीज वाटर अब्जॉर्ब कर लेते हैं तो उनकी श्वसन का जो दर है वो बढ़ जाएगा। प्लांट में होने वाली जो इंजरी है वो भी श्वसन दर को प्रभावित करती है। जैसे अगर कुछ टिश्यूज़ डैमेज्ड हैं तो उनका रेस्पिरेशन रेट कुछ टाइम के लिए बढ़ जाएगा। इसके अलावा श्वसन पर कुछ केमिकल इनहिबिटर्स का भी प्रभाव पड़ता है। ये इनहिबिटर्स एंजाइम इनहिबिटर्स हो सकते हैं या एनेस्थेटिक सब्सटेंसेस हो सकते हैं। एंजाइम इनहिबिटर जैसे कि साइनाइड, एजाइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो है एंजाइम्स की एक्टिविटी को कम कर देते हैं। तो जब एंजाइम एक्टिविटी कम हो जाएगी, श्वसन के लिए जो आवश्यक हैं उनकी एक्टिविटी कम हो जाएगी, तो रेस्पिरेशन रेट भी कम हो जाएगा। इसी तरह से कुछ एनेस्थेटिक सब्सटेंसेस हैं जैसे कि क्लोरोफॉर्म, ईथर, एसीटोन,
ये भी श्वसन क्रिया को कुछ टाइम के लिए उद्दीपित कर देते हैं, लेकिन इनका टॉक्सिक प्रभाव होता है। इसके अलावा पौधों में श्वसन पर पॉल्यूटेंट्स या प्रदूषकों का भी प्रभाव पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ पॉल्यूटेंट जैसे कैडमियम, लेड या हैवी मेटल्स हैं, तो ये भी एंजाइम्स, श्वसन के जो एंजाइम्स हैं उनको निष्क्रिय कर देते हैं। तो जब एंजाइम निष्क्रिय हो जाएंगे तो रेस्पिरेशन रेट भी कम हो जाएगा। इसके अलावा पौधों की कोशिकाओं में जो साइटोप्लाज्म है, अगर उसमें एसिडिटी या अम्लीयता बढ़ने लगती है तो अधिक अम्लीयता बढ़ने से जो सेल मेम्ब्रेन है वो डैमेज हो जाएगी। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है और फॉस्फोराइलेशन है वो इनहिबिटेड हो जाएगा, संदमित हो जाएगा। तो दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट respiration. Hope you understand this topic. Thank you.